हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में। बात करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कुछ काल्पनिक बल रेखाएं यहाँ पर हमने खींच ली। ये क्या है, बल रेखाएं। और ये क्या है, हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल ए दे दिया गया। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक क्षेत्रफल हमें दिख रहा है, ये संपूर्ण क्षेत्रफल ए दिया हुआ है। और इसके अंदर एक अल्पांश क्षेत्रफल हमने मान लिया, क्या, डी ए। अब इस डी ए पर वैद्युत क्षेत्र कैसा है, असमान है। लेकिन ये वैद्युत क्षेत्र बहुत छोटा होने की वजह से हम लोग यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। और इस क्षेत्र को हम लोग क्षेत्रफल वेक्टर डी ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। डी ए वेक्टर द्वारा हमने इसको प्रदर्शित किया। ठीक, अब यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर डी ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इन दोनों के स्केलर गुणन को, इन दोनों का जो स्केलर गुणन होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। और विशेष स्थिति में इसके लिए फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास विशेष स्थितियों में फॉर्मूला होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये क्या है, हमारे पास फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ये कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गॉस की प्रमेय, जो कि हर एग्जाम्स में आपसे पूछी जाती है। उसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ड्राइव करने के लिए कहता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय के लिए हमें जरूरत क्या थी, वैद्युत फ्लक्स की। अगर वैद्युत फ्लक्स हमें पता है तो गॉस की प्रमेय को हम आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी, गॉस की प्रमेय। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस की प्रमेय, और अगले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो क्या होता है गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम क्या है, इसे समझते हैं। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से जो है पढ़िएगा। अब देखिए क्या होता है, गॉस की प्रमेय होता क्या है। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये होती है गॉस की प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ का कुल आवेश प्लस क्यू हमने मान लिया, और ये क्या है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो कहता क्या है कि किसी बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब हमें क्या करना है, इसका ड्राइव करना है, इसे प्रूव करना है कि ये होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन करेंगे, इसको हम लोग प्रूव करके दिखाएंगे। तो देखिए यहां पर मान लेते हैं कि कोई हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ है। हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लिया, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ हमारा हो गया। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल हमने ए मान लिया। क्या है, ए क्षेत्रफल है। और इस काल्पनिक पृष्ठ के किसी
पॉइंट पे हमने मान लिया ये कोई बिंदु O है और इस पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ठीक, हमने माना ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A दिया गया है, जिसके किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश दिया है, और इस काल्पनिक पृष्ठ के किसी बिंदु पर यहां पर हमने P की कल्पना कर ली कि यहां पर क्या होगा? P होगा। O से P की दूरी R है। कितनी है? O से P की दूरी कितनी है? R। अब यहां पर जो बिंदु P है, इस बिंदु P के चारों ओर हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल की कल्पना कर ली। ये P के चारों ओर का क्षेत्रफल कैसा है? A। अल्पांश क्षेत्रफल हमने मान लिया dA। ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल कितना है? dA। ये क्या हो गया? dA, इसका अल्पांश क्षेत्रफल हो गया। तो हमने क्या किया? हमने कहा एक हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A दिया गया है, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, और इसी पृष्ठ पर कहीं पर कोई बिंदु P स्थित है। O से P की दूरी है स्मॉल r, और जहां पर बिंदु P है यहां पर हम लोगों ने क्षेत्र मान लिया कितना? अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लिया। यहां पर अल्पांश क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र, ये दोनों क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल वेक्टर क्या है? क्षेत्र के बाहर की ओर दिया। कहां जा रहा है? क्षेत्र के अनुदिश दिया गया। ये कैसा है? क्षेत्र के अनुदिश दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए हमने क्या कहा, एक हमारे पास कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, जिसके किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश है, और O से R दूरी पर कोई इसी पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर हमें क्या बताना है? देखिए इस बिंदु P यहां पर हमने मान लिया, और यहां पर क्षेत्रफल वेक्टर ये क्या है? बाहर की ओर दिया। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। देखिए इस बिंदु O पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया? Q अपॉन R स्क्वायर हो गया। अभी हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था। वैद्युत फ्लक्स में पढ़ा था फाई E इज इक्वल टू E dA cos थीटा। ये पढ़ रखा है हम लोगों ने। पढ़ा है कितना? फाई E इज इक्वल टू E dA cos थीटा। अच्छा, इसको हमने मान लिया समीकरण 1। क्या मान लिया? समीकरण 1। अब यहां पर हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से E का मान समीकरण 2 में रखते हैं। देखिए जब यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर dA cos थीटा। ऐसे हमने लिख दिया। देखिए E की वैल्यू जो थी हमने एज इट इज यहां पर लिख दी, और dA cos थीटा को dA cos थीटा लिख दिया हमने। ठीक, अब देखिए ये जो क्षेत्र हमारे पास है, इस क्षेत्र से ये केंद्र जो दिया गया, जो हमने यहाँ पर O बिंदु माना है, इसको हमने ऐसे करके मिला दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिया? मिला दिया। और ये जो क्षेत्र हमारे पास है अल्पांश क्षेत्र, अल्पांश क्षेत्र क्या कर रहा है? जहां पर आवेश है यहां पर घन कोण की रचना कर रहा है। तो घन कोण हमने क्या मान लिया? ये घन कोण दिया हुआ है। घन कोण को d ओमेगा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? d ओमेगा से। और आपको पता है d ओमेगा जो होता है ये क्या होता है? घन कोण, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। क्या होता है? dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर देखें हम लोग यहाँ पर तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ये Q है, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर है हमारे पास dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया? Q को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होता है। dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। और यही चीज हमें पता है ये क्या होता है? ये होता है घन कोण। यही क्या होता है? घन कोण। और घन कोण आया कहां से? देखिए ये अल्पांश क्षेत्रफल है हमारे dA, और इस अल्पांश क्षेत्रफल से हमने जहां पर आवेश दिया गया है इस पे हमें क्या किया? एक मान लिया इसके केंद्र पर क्या बनना है? घन कोण d ओमेगा बनना है। ठीक है, क्या बनना है? d ओमेगा बनना है। तो अब हम चाहें तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख सकते हैं हम लोग Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह लिखेंगे डी ओमेगा। क्या लिख दिया हमने? डी ओमेगा लिख दिया। अब देखिए ये हमने क्या निकाला, हमने इस छोटे क्षेत्र के बारे में निकाला। ये जो छोटा सा क्षेत्र है, अल्पांश क्षेत्रफल है, इस पर हमने वैद्युत फ्लक्स निकाला। अभी क्या करते हैं हम लोग, अभी हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। समाकलन से क्या होगा, हम संपूर्ण क्षेत्र के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? संपूर्ण क्षेत्र। तो संपूर्ण क्षेत्र के लिए अगर हम बात करते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल ए के लिए, ठीक है। तो देखिए हम समाकलन करते हैं, इधर समाकलन करेंगे, डी फाई ई हो गया, और यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और यहां पर समाकलन हमने लगा दिया डी ओमेगा, ठीक है। अच्छा यहां पे हमें पता है ये जो समाकलन डी ओमेगा है, इसकी वैल्यू होती कितनी? 4 पाई होती। कितनी होती है? 4 पाई होती है। और यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगा? फाई ई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? फाई ई। तो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 पाई। तो 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल कर दिया, बचा क्या हमारे पास? फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है? गॉस की प्रमेय। इसी चीज को तो प्रूव करना था हमें। क्या है? गॉस की प्रमेय, ठीक। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास कोई काल्पनिक पृष्ठ या कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, और इस क्षेत्रफल पे कोई बिंदु O है, इस क्षेत्रफल के भीतर कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश है, और इस क्षेत्रफल के परिधि पर हमने कोई बिंदु P मान लिया। क्या? कोई बिंदु P मान लिया। O से P की दूरी कितनी है? R। O से P की दूरी कितनी है? R, ठीक है। O से P की दूरी कितनी है? यहाँ पर R दी गई है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जो P है, P के चारों ओर एक हमने अल्पांश क्षेत्रफल dA मान लिया, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है? दोनों बाहर की ओर है, और इनके बीच जो कोण बनना है वो क्या बनना है? थीटा कोण बनना है। इनके बीच का जो कोण है वो कैसा कोण है? थीटा कोण। हम लोगों ने ये चीज पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर हमने देखिए पीछे हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स के लिए, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है E dA cos थीटा। हमने E की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। अभी देखिए फिर उसके बाद देखिए Q से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल से केंद्र की ओर हमने यहाँ पर क्या मान लिया? एक हमारे पास दिया है घनकोण डी ओमेगा, जिसकी वैल्यू होती है dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर होती है, और वही वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर लिख दी, डी ओमेगा लिख दिया। अब ये निकल के आया क्या? हमारे अल्पांश क्षेत्रफल में वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक निकल के आया। हमें निकालना है संपूर्ण के लिए, तो हमने क्या कर दिया? दोनों तरफ लगा दिया समाकलन। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। जब इधर समाकलन किया तो हमारे पास फाई ई निकल आया, और जब इधर समाकलन किया तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई होती है। तो ये 4 पाई ने 4 पाई को कैंसिल कर दिया, और बचा क्या हमारे पास? फाई ई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हमारे पास गॉस की प्रमेय का निगमन हो गया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप देखिए जरूर, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जितना भी हो सकता है शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद आता है कमेंट करके बताइए, जहां पर कुछ कमियां रह जाती हैं आप लोग बताइए, जो कमियां होंगी उनको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। और डेली आपको एक वीडियो जरूर मिलेगा फिजिक्स से, तो आपकी तैयारी भी धीरे धीरे और अच्छी होती चली जाएगी। तैयारी आपकी बेटर कराते रहेंगे, कोशिश हमारी यही है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो न्यूमेरिकल्स भी आपको दिए जाएंगे, न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जैसे भी आप लोगों को वीडियो लग रहा है, आप लोग इसके बारे में जरूर बताएं और शेयर जरूर करें। जितना भी शेयर करेंगे उतना मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।